हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में संधि देख रहे थे और संधि में हमने आपको पूरा कौन सा संधि, तो स्वर संधि समाप्त कर दिया था। हमने आपको पूरी स्वर संधि क्या किया था, समाप्त कर दिया था। क्या किया था दोस्त? स्वर संधि समाप्त कर दिया था। स्वर संधि में हमने आप लोगों को प्रकार बताया, पूरे प्रकार का विस्तृत वर्णन किया और स्वर संधि को हमने अच्छी तरह से पढ़ाया। स्वर संधि में हमने आप लोगों को दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, इन सभी संधियों के बारे में हमने क्या किया, बताया, चर्चा किया। ठीक है, आशा करता हूं कि यह आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग किधर चलेंगे दोस्त? तो अब हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर और शुरू करते हैं कौन सी संधि? व्यंजन संधि। ठीक है, आज का टॉपिक स्वर संधि हमने पीछे बता दिया और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्या? व्यंजन संधि। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों कौन सी संधि शुरू होगी। आज का टॉपिक कौन सी संधि? व्यंजन संधि। कौन सा दोस्तों शुरू होगा आपके समक्ष? व्यंजन संधि। नया टॉपिक, नए जोश, नए जज्बे और नए जुनून के साथ आप लोग प्रवेश कर रहे हैं एक नए टॉपिक में। और वह टॉपिक क्या होने वाला है? तो वह टॉपिक आपका होने वाला है व्यंजन संधि। कौन सा संधि मेरे दोस्त? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में आप लोग क्या देखने वाले हैं? तो व्यंजन संधि में आप लोग देखने वाले क्या हैं? तो व्यंजन संधि में आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्त? तो व्यंजन संधि में आप लोग देखेंगे व्यंजन संधि के नियम, व्यंजन संधि के प्रकार, व्यंजन संधि से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो व्यंजन संधि के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि व्यंजन संधि होता क्या है। ठीक है, तो जब हमने स्वर संधि पढ़ाया था तब ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया था कि जब किसके साथ? स्वर वर्ण के साथ किसका योग होता है? स्वर वर्ण का योग होता है। तो इस स्थिति में कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। जैसे हमने बताया था कि राम शब्द के साथ अयन शब्द या अयन पद का योग होगा, बनता क्या है? रामायण शब्द बन जाता है। उसी प्रकार से रमा शब्द के साथ ईश शब्द जोड़ेंगे, क्या बन जाता है? रमेश शब्द बन जाता है। ठीक है, यहां तक हमने बताया था क्या कि रमा शब्द के साथ ईश जोड़ेंगे और ने के साथ यदि अन शब्द जोड़ेंगे यानी अन पद जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा? नयन बन जाएगा। यहां तक भी हमने बताया था। तो यहां तक अभी आप जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? यहां तक अभी आपने देखा कि यहां पर देखिए, ये जो राम है इसमें अ है, अ के साथ यहाँ पर अ जुट रहा है। यहाँ पर आ के साथ में, किसके साथ में? आ के साथ में क्या जुट रहा है? ई जुट रहा है। यहाँ पर ए के साथ में क्या जुट रहा है? अ। अब तक आप जो देखें, अब तक ध्यान से सुनिए, यह देखें क्या कि स्वर वर्ण के साथ किसका मेल हो रहा है? स्वर वर्ण का मेल हो रहा है। लेकिन अब जो आप लोग देखेंगे, क्या देखेंगे?
तो अब आप लोग देखेंगे क्या कि अब जो मेल होगा, किसका मेल होगा मेरे दोस्त? तो अब व्यंजन के साथ स्वर का, या स्वर के साथ व्यंजन का, या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। व्यंजन संधि के बारे में चर्चा क्या होगी? व्यंजन संधि के बारे में आप लोग लिखिएगा। व्यंजन संधि की परिभाषा कह लीजिए, या जो भी आपकी इच्छा कहे, डिफिनेशन कह लीजिए। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले हिंदी में क्या कर रहे हैं? अच्छा, आ गए हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। चलिए देखिए, व्यंजन संधि की जो परिभाषा है उसको लिखिएगा कि क्या लिखिएगा। तो अब बताइए, तो अब इसकी परिभाषा आप लोग अपने आप लिखेंगे। चलिए मैं बताता हूँ कैसे। अब इसकी परिभाषा आप लोग जो लिखेंगे वह क्या है, अब इसको देखने का काम करते हैं। लेकिन परिभाषा लिखाने से पहले थोड़ा इधर समझिए। जब स्वर संधि पढ़ाया तो हमने क्या बताया कि जब स्वर वर्ण के साथ किसका मेल होगा? स्वर का मेल होगा। तो ठीक उसी प्रकार से यह तो स्वर के साथ है, लेकिन व्यंजन के साथ क्या होगा कि जब स्वर वर्ण के साथ, ध्यान से सुनिएगा, जब स्वर वर्ण के साथ किसी व्यंजन का मेल हो, जब स्वर वर्ण के साथ किसी व्यंजन का मेल हो, अथवा व्यंजन के साथ किसके साथ, अथवा व्यंजन के साथ किसी स्वर वर्ण का मेल हो, अथवा व्यंजन के साथ, अथवा व्यंजन के साथ किसी व्यंजन वर्ण का मेल हो, तो इन तीनों स्थिति में कौन सी संधि बनकर तैयार होगी? तो इन तीनों स्थिति में व्यंजन संधि बनकर तैयार होगी। ठीक है, परिभाषा अब लिखिएगा कि जब स्वर के साथ व्यंजन अथवा व्यंजन के साथ स्वर का मेल होता है, या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है, तो उस स्थिति में उत्पन्न हुई संधि या उत्पन्न हुआ विकार व्यंजन संधि में परिवर्तित हो जाता है। क्या? जब स्वर का किसी स्वर, ना नहीं, जब स्वर का किसी व्यंजन अथवा किसी व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ मेल होता है, तो ऐसी स्थिति में या इस स्थिति में क्या होता है? तो इस स्थिति में व्यंजन संधि बनकर तैयार होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हम लोग अब इसकी परिभाषा देखने का काम करते हैं भाई साहब। अच्छी प्रकार से देखते हैं इसकी परिभाषा को। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा को, और हम लोग चलेंगे अगले कदम में, और इसकी परिभाषा को आप लोग लिखिएगा, लिखने का काम करेंगे। क्या करेंगे? लिखिएगा कि जब, लिखिए, जब स्वर वर्ण के साथ, जब स्वर वर्ण के साथ किसी, जब स्वर वर्ण के साथ किसी व्यंजन, जब स्वर वर्ण के साथ किसी व्यंजन अथवा व्यंजन वर्ण के साथ, अथवा व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ, व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का, व्यंजन वर्ण का मेल होता है, व्यंजन वर्ण का मेल होता है, तो मेल होता है, तो उससे उत्पन्न होने वाला विकार, तो उससे उत्पन्न होने वाला विकार, तो उससे उत्पन्न होने वाला विकार, होने
वाला विकार व्यंजन संधि उत्पन्न होने वाला विकार व्यंजन संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यंजन संधि कहलाता है। चलिए आइए देखिए, क्या हमने बताया कि जब किसके साथ, तो जब व्यंजन के साथ किसका मेल हो? व्यंजन का। देखिए, किसी व्यंजन अथवा व्यंजन, लेकिन उसके पहले हमने क्या बताया कि जब किस वर्ण के साथ? स्वर वर्ण के साथ किसका मेल हो? व्यंजन का मेल हो। अथवा किसके साथ? व्यंजन के साथ किसका मेल हो? व्यंजन का मेल हो। कहेंगे कि सर जी इसके पहले आपने 3 स्थिति बताई। कितनी स्थिति? 3। लेकिन यहाँ पर कितने स्थिति का आप वर्णन कर रहे हैं? तो यहाँ पर आप सर जी 2 स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए भाई साहब, हम 2 स्थिति का वर्णन नहीं कर रहे हैं, 3 स्थिति का वर्णन किए हैं। बस आपको ध्यान देने की बात है। कैसे? आपको क्या ध्यान देना है? तो ध्यान से सुनिए। आपको जो ध्यान देना है वह यह ध्यान देना है कि हमने 2 स्थिति का वर्णन नहीं किया, 3 स्थिति का वर्णन किया। कैसे 3 स्थिति का वर्णन किया है? तो ध्यान से सुनिए। जब स्वर के साथ, किसके साथ? स्वर के साथ किसका मेल हो? व्यंजन का। किसका मेल हो? व्यंजन का। अथवा किसके साथ? व्यंजन के साथ किसका मेल हो? व्यंजन का मेल हो। तो इस स्थिति में जो विकार उत्पन्न होगा उससे कौन सी संधि जन्म लेगी? उससे व्यंजन संधि जन्म लेगी। साफ साफ बात है, ध्यान से सुनिए। चलिए आइए देखिए कैसे। तो अब बताइए हमको, हमने कहा कि स्वर के साथ, किसके साथ? स्वर के साथ किसका मेल हो? व्यंजन का। स्वर के साथ किसका मेल हो दोस्तों? व्यंजन का मेल हो। स्थिति नंबर 1। लेकिन अब बतावा भैया, अगर हम व्यंजन के इधर करी और स्वर के इधर, तो स्वर के संगे न व्यंजन जुटा था कि व्यंजन के बाद व्यंजन आओ था? कहेंगे कि सर जी स्वर के साथ व्यंजन जुट रहा है लेकिन व्यंजन पहले है। तो अब हमको बताइए, हम एक बार लिखें स्वर के साथ व्यंजन और एक बार लिख देते हैं व्यंजन के साथ में क्या जुटे? स्वर जुटे। अब इन दोनों स्थिति में हमने किसको तोड़ा मरोड़ा? तो स्वर को और किसको? व्यंजन को। बस यह 2 गुना है। एक बार स्वर को यहां पर हमने कर दिया, एक बार व्यंजन को यहां पर कर दिया। लेकिन तोड़ने और जोड़ने का काम किसको किया गया? स्वर को और व्यंजन को। तो स्थिति नंबर 1 में आपको कितनी स्थितियां छिपी हैं? 2। स्थिति नंबर 1 में 1 स्थिति छिपी है, यानी 2 स्थिति हो गई। तो अब देखिए अगला वाला क्या है? जब स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो, और दूसरा क्या कह रहा है कि व्यंजन के साथ, किसके साथ? व्यंजन के साथ किसका मेल हो? व्यंजन का मेल हो। तो देखिए अगली वाली स्थिति क्या कर रही है कि जब व्यंजन के साथ, किसके साथ? व्यंजन के साथ किसका मेल हो? व्यंजन का मेल हो। तो इस स्थिति में भी कौन सी संधि बनेगी? व्यंजन संधि बनेगी। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं। किसके द्वारा? उदाहरण के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? स्पष्ट करेंगे। चलिए देखिए, एक शब्द आप लोग सुने होंगे, सत धन चित। सत धन चित। अब बताइए हमको, ये जो सत धन चित शब्द है, इसके पहले, चित के पहले ये जो त है, यह आधा है कि पूरा? तो आप कहेंगे सर जी आधा, इसका मतलब आधा है। तो इससे स्वर क्या है? हट गया है। जब स्वर हट गया है तो बचा क्या? त बचा। और जो त है वो हलंत के साथ है। और जब कोई भी व्यंजन वर्ण हलंत के साथ होता है तो वह आधा होता है कि पूरा होता है? तो आपका जवाब आएगा कि सर जी यह आधा होता है, यानी
यह केवल व्यंजन है कि स्वर है, तो कहेंगे कि केवल व्यंजन है। तो यहाँ पर जो त है इसके साथ क्या जुड़ रहा है, च। त के साथ क्या जुड़ रहा है, चित शब्द जुड़ रहा है ना। अब मैं चित को भी तोड़ने का काम करता हूँ, ध्यान से सुन। ये जो चित शब्द है, मैं तो के साथ च दन ई कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, और त कर सकता हूं, हो गया। तो अब इस त के साथ में क्या जुटेगा, च जुटेगा। तो दोनों स्थिति क्या हो गई, व्यंजन व्यंजन की हो गई कि स्वर व्यंजन की हो गई। तो त भी व्यंजन और ये च भी व्यंजन, तो यह कौन सी स्थिति बन गई, व्यंजन के साथ व्यंजन। स्थिति नंबर 1 बनकर तैयार होती है, व्यंजन के साथ क्या, व्यंजन। अगला वाला उदाहरण देखिए, इसी तरह से इसको मिटाते हैं। अगला वाला देखिए उदाहरण क्या हो जाएगा। अगला वाला उदाहरण देखिएगा, जगत लिखिएगा आप लोग, थोड़ा आप लोग भी प्रयास करिए। प्रयास करने से व्यक्ति जो होता है, करता क्या है कि अपनी स्मरण शक्ति को बहुत बढ़ा लेता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या होता है। एक शब्द मैं आपको दे रहा हूं, जगत धन नाथ। जगत धन नाथ, यहाँ पर तो व्यंजन, यहाँ पर न व्यंजन, यानी व्यंजन के साथ किसका योग, व्यंजन का योग। चलिए अगला वाला देखिए, सत धन चित धन आनंद। सत धन चित धन आनंद। चलिए देखिए, ये जो त है यह क्या है, व्यंजन है। क्या है भैया, व्यंजन। ये जो च है यह क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। यहां तक ये जो सत धन चित है, इसको पहले हमने बताया यहाँ पर व्यंजन के साथ व्यंजन। लेकिन अब मैं केवल इसको ले लूं, इस वाले को ले लूं, तो आप लोग कहेंगे कि चित धन आनंद शब्द में बताइए। तो अब आप लोग बताइए कि चित धन ये आनंद शब्द जो है, इसमें ये तो व्यंजन है, तो क्या है, व्यंजन। लेकिन ये जो आ शब्द है, कौन सा शब्द, आ शब्द, ये आ शब्द क्या है, स्वर है, और इधर क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन के साथ में किसका मेल, स्वर का मेल। कभी कभी आगे स्वर हो जाएगा, कभी व्यंजन पीछे, कभी व्यंजन आगे, कभी स्वर पीछे, तथा कभी कभी दोनों व्यंजन हो जाएगा, कभी कभी दोनों स्वर हो जाएगा। जब दोनों स्वर हो जाएगा तो वह व्यंजन संधि नहीं रह जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी, तो वह स्वर संधि हो जाएगी। और स्वर संधि को हमने आपको बता दिया, इस परिभाषा का हमने मतलब आपको समझा दिया, और परिभाषा का जो अर्थ होता है वह भी हमने आपको क्या कर दिया, अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, व्यंजन संधि में होने वाली जो प्रक्रिया होती है उसको देखते हैं। तो व्यंजन संधि में जो प्रक्रिया होती है, कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, अब उसको देखते हैं। तो व्यंजन संधि में आपकी जो प्रक्रियाएं होती हैं ना, ठीक है, व्यंजन संधि में जो प्रक्रियाएं होती हैं, अब उसको देखने का काम करते हैं। तो व्यंजन संधि में जो प्रक्रिया होती है बहुत खास नहीं होती है, या बहुत कठिन भी नहीं होती, या बहुत सरल भी नहीं होती। ये जो व्यंजन संधि में प्रक्रियाएं होती हैं, यह सामान्य और मध्यम प्रस्तुतिकरण करती हैं। लेकिन जो विसर्ग संधि में प्रक्रियाएं होंगी वह थोड़ा सा क्रिटिकल होती हैं सब। ठीक है, जो व्यंजन संधि में होती हैं वह मध्यम होती हैं, जो स्वर में होती हैं सरल होती हैं, तथा जो विसर्ग में होती हैं वह थोड़ा सा जटिल होती है प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया होती है दोस्त, जटिल प्रक्रिया। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि में कितनी प्रक्रिया मिलेगी। व्यंजन संधि में मुख्य रूप से 3 प्रक्रिया मिलेगी और सामान्य रूप से 4 प्रक्रिया मिलेगी। और कौन कौन सी प्रक्रिया मिलेगी,
तो व्यंजन संधि में पहली प्रक्रिया आपको मिलने वाली है आगम। पहली प्रक्रिया क्या मिलेगी? आगम मिलेगी। व्यंजन संधि में पहली प्रक्रिया क्या मिलेगी? आगम। दूसरी प्रक्रिया क्या मिलेगी? आदेश। व्यंजन संधि में दूसरी प्रक्रिया क्या मिलती है? आदेश मिलता है। दूसरी प्रक्रिया क्या मिलेगी? आदेश मिलेगी। ठीक है, पहली प्रक्रिया बन गई आगम, दूसरी प्रक्रिया बन गई आदेश। पहला प्रक्रिया क्या बनी? आगम, और दूसरी प्रक्रिया क्या बनी? आदेश बन गई। जबकि तीसरी प्रक्रिया आपका क्या बनती है? लोप बनती है। तीसरी प्रक्रिया क्या होती है? तो आपके समक्ष है तीसरी प्रक्रिया, और यह तीसरी प्रक्रिया क्या होती है? लोप। यह मुख्य रूप से व्यंजन संधि की 3 प्रक्रियाएं हैं, और सामान्य रूप से एक और प्रक्रिया जोड़ दी जाती है जिसे बहुत ही कम जाना जाता है, लेकिन यह प्रक्रिया आपको विसर्ग संधि में ज्यादा मिलती है। एक होती है प्रकृति भाव। तो प्रकृति भाव जो प्रक्रिया होती है यह व्यंजन संधि में ज्यादा नहीं मिलती है, इस कारण नहीं देखा जाता है इसको। तो व्यंजन संधि में मुख्य रूप से 3 प्रक्रिया मिलेगी। पहला वाला मिलेगा आगम, दूसरा वाला आदेश, तीसरा वाला लोप। आगम, आदेश तथा लोप के पश्चात एक और प्रक्रिया मिलती है जिसे कहते हैं प्रकृति भाव। और ये जो प्रकृति भाव की प्रक्रिया होती है मुख्य रूप से हमने बताया भैया मेरे दोस्तों भाई साहब कि यह कहाँ पर मिलेगी बहुत ज्यादा से ज्यादा, तो यह विसर्ग संधि में मिलेगी, क्योंकि विसर्ग संधि में इसके बारे में विस्तृत चर्चा भी होती है। ठीक है, तो आगम किसे कहते हैं, आदेश किसे कहते हैं और लोप किसे कहते हैं, तीनों को हम लोग सीखते हैं। क्या सीखते हैं? तीनों को। तो आगम किसे कहते हैं, आदेश किसे कहते हैं और लोप किसे कहते हैं? लोप का अर्थ होता है छिपा लेना। लोप का अर्थ क्या होता है? ध्यान से सुनिए। लोप का अर्थ होता है छिपा लेना, या इसी को कहते हैं हटा देना। इसी को क्या कहते हैं? हटा देना, छिपा देना अथवा क्या करना? हटा देना। आदेश का अर्थ होता है कि किसी वर्ण के स्थान पर, ध्यान से सुनिए, किसी वर्ण के स्थान पर, किसके स्थान पर? किसी वर्ण के स्थान पर जाकर बैठ जाना। किसी वर्ण के स्थान पर क्या करके? जाकर बैठ जाना। मतलब समझिएगा, शब्द का अर्थ हम बताएंगे, बैठ जाना, जाकर क्या करना? बैठ जाना। लेकिन आगम का मतलब क्या होता है? किसी वर्ण के स्थान पर, ध्यान से सुनिए, किसी वर्ण के स्थान पर, किसी वर्ण के स्थान पर, किसके स्थान पर? किसी वर्ण के स्थान पर क्या करना? आकर बैठ जाना। आगम का अर्थ होता है आने वाला, तो आकर क्या करके? आकर बैठ जाना। चलिए भाई साहब ध्यान से सुनिए, आकर क्या करना? बैठ जाना। मतलब ध्यान से सुनिए, ये जो शब्द हैं इनमें गहराई छिपी हुई है। देखिए, आगम का मतलब होता है आकर बैठ जाना। मतलब कि कोई वर्ण है, ठीक है, कोई वर्ण है, उस दोनों वर्ण का योग होगा उन दोनों वर्णों के बीच में या उन दोनों पदों के बीच के बाद में। मतलब समझिए, ये जो आपके पास राम शब्द है, क्या शब्द है? राम धन अयन। राम धन क्या? अयन। तो अब इन दोनों के योग में, जब योग हो रहा होगा तो यहां पर भी यदि कोई दूसरा वर्ण आ जाता है तब भी इसको क्या कहेंगे? आगम। या इस राम तथा अयन दोनों के बीच में या य तथा न के भी बीच में आ जाएगा तब भी क्या होगा? आगम होगा। ई आ जाएगा अपने से, लेकिन जब अपने से नहीं आएगा, किसी के द्वारा कहा जाएगा कि जाकर वहां पर बैठ जाओ, तब यह क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। मतलब कि जब दो वर्णों को जोड़ा जाए, दो वर्णों को क्या किया जाए? जोड़ा जाए, और उस समय
कोई तीसरे वर्ण को आदेश हो जाए या कोई तीसरा वर्ण क्या हो जाए, आ जाए। मतलब कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्ण 5 होते हैं। इन 5 वर्णों में जोड़ा जाए क वर्ग का पहला या क वर्ग का दूसरा, और जब जोड़ के हम लोग काम करें, जोड़ के लिखने का, तो वहां पर कोई तीसरा वर्ण आ जाए तो वो आदेश हो जाता है। जब किसी 2 वर्ण के बीच में कोई तीसरा वर्ण आ जाता है परंतु दोनों वर्णों के योग के पश्चात, तब वह आदेश की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? आदेश। मतलब किसी वर्ण के स्थान पर जाकर बैठ जाना। क्या करना? जाकर बैठ जाना। यह क्या होता है? आदेश होता है। लेकिन किसी वर्ण के स्थान पर आकर बैठ जाना, यह क्या होता है? आगम होता है। और 2 वर्णों के योग हो, 2 वर्णों का क्या हो? योग हो। परंतु जब 2 वर्णों का योग हो तो किसी वर्ण को क्या कर लिया जाए? छिपा लिया जाए, या किसी वर्ण को क्या कर दिया जाए? हटा दिया जाए, तो वह क्या होता है? लोप होता है। लेकिन 2 वर्णों के योग के पश्चात, 2 वर्णों के योग के पश्चात, ठीक है, 2 वर्णों के योग के पश्चात वर्ण को, ध्यान से सुनिए, 2 वर्णों के योग के पश्चात वर्ण को ज्यों का त्यों लिख देना। ज्यों का त्यों लिख देना, या इसी को कहते हैं जैसे का तैसा। मतलब जिस प्रकार का वर्ण है वैसा सेम टू सेम लिख दिया जाता है, तो उसको कहते हैं ज्यों का त्यों। जिस प्रकार का वर्ण एकदम सेम सेम उतार दिए। जैसे मैं कहूं कि पान धन वाला, इसका उदाहरण, ये संयोग का उदाहरण है, परंतु मैं संधि में बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा क्या? पान वाला बनेगा। अब हमको बताइए कि इन दोनों वर्ण के बीच में, पान और वाला शब्द के बीच में, क्या हमने कोई परिवर्तन किया? ईमानदारी से बताइए, नहीं किया। तो यह होता है आपका प्रकृति भाव। जैसे का तैसे लिख देना या ज्यों का त्यों लिख देना, छिपा लेना अथवा हटा देना, ठीक है। फिर इसके बाद किसी वर्ण के स्थान पर जाकर बैठ जाना। कब? जब आपको आदेश किया जाए तब। क्या किया जाए? आदेश किया जाए तब। किसी वर्ण के स्थान पर क्या करके? आकर बैठ जाए या आकर बैठ जाना। कब? जब आपको बुलाया जाए तब। जब आपको आदेश दिया जाए तो आदेश, जब आदेश नहीं दिया जाए, आप भागे भागे चले आए कुत्ते की तरह कुत्ते की तरह। कहने का मतलब ये है कि गांव में कहावत है, ओलावा न बुलावा, ऐठ ऐठ के गावा, ठीक है। तब बिना बोलैले चलिए बा आगम, तो के कहल जाई कि जो के मार किया 10 लाख आदेश, झगड़ा होती है, वहां से तोके उठा के दूसरे जगह रख गए, पिटैले से बच गईला। लोग 2 जानी में झगड़ा होती है, 10 जानी देखत हुआ, छोड़ना ना, तो के छोड़ी देना, पिटाए दा मरे दा उन्हन के, दोनों पिटौर हो, पिटाए दा मर जाए। अब ई वाली जो स्थिति होगी, ये प्रकृति भाव जैसे का तैसा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग अब अगले दिन जब आएंगे तो नियम के साथ आएंगे। व्यंजन संधि में प्रकार नहीं पढ़ेंगे। जब आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाया जाएगा तब व्यंजन संधि का भी प्रकार पढ़ाया जाएगा। लेकिन हिंदी में जब व्याकरण पढ़ते हैं तो हिंदी में आप लोगों को नियम पढ़ाया जाता है। कहाँ पर? व्यंजन संधि में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।